दोस्तों, आज की कहानी बताने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि कभी भी सस्ती चीज़ों के पीछे ना पड़ना। अक्सर सस्ती चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ जाती हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। सस्ते में मिला बंगला मेरी जान पर बनाया था। दरअसल बात 2 साल पुरानी है। शहर से थोड़ी दूरी पर सालों से बन एक पुराना बंगला था। अब मुझे शहर के अंदर अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होना था। उस वक्त शहर के अंदर 2 BHK घर का दाम तकरीबन 25 से 30 लाख था। वही मुझे वो 2 मंजिला बंगला सिर्फ 20 लाख में मिल गया था, और साथ ही उसके आगे एक बड़ा सा बगीचा भी था। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बंगला मुझे आधे दाम में मिल रहा था। वैसे बंगला काफ़ी ज़्यादा पुराना नहीं था, लेकिन उसे पुराने दौर के हिसाब से बनाया गया था। अंदर का ज़्यादातर इंटीरियर लकड़ी का था। नीचे और ऊपर के कमरे के फर्श भी लकड़ी की थी, जिस वजह से ठंड के मौसम में उस घर के अंदर काफ़ी गर्मी महसूस होती थी और गर्मी में ठंडक। अब वो बंगला सस्ते में मिलने की वजह यह थी कि वह शहर से काफ़ी दूरी पर था। वह आसपास ज़्यादा घर भी नहीं थे और जाने के लिए एक पक्की सड़क भी नहीं थी। अब जब 20 लाख में मुझे बाकी घरों के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा जगह वाला घर मिल रहा था, तो फिर मैं ये मौका कैसे छोड़ता। इसलिए मैंने बिना ज़्यादा सोचे बंगला खरीद लिया। अब पुराना घर होने की वजह से कुछ जगह की लकड़ियाँ सड़ चुकी थी और कई जगहों से लकड़ियाँ भी निकल गई थी। हालांकि रिपेयरिंग का काम भी ज़्यादा नहीं था। थोड़ी बहुत रिपेयरिंग को छोड़ दिया जाए तो वो घर काफ़ी अच्छी हालत में था। लेकिन पूरे परिवार को घर के अंदर लाने से पहले मैंने तय किया कि उस घर के जितने भी रिपेयरिंग के काम बाकी हैं वो सब पूरे किए जाएं। इसलिए उस दिन मैं अकेला ही शहर आया था। दोपहर को ही मैंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलवाकर बंगले के अंदर के सारे लाइट्स शुरू करवा दिए थे, जिस वजह से रात को वहाँ रुकने में मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। रात को सुकून से सो सकूं, इसलिए मैंने नीचे एक बेडरूम भी तैयार करवा लिया था और गद्दे भी मंगवा लिए थे। रात के तकरीबन 9 बजे मैं बाहर से खाना खाकर आया। अब वहाँ आसपास ज़्यादा घर नहीं होने की वजह से रात को टाइम पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं सीधा सोने के लिए चला गया। अब नई जगह थी तो नींद आने में मुझे काफ़ी देर लगी। मोबाइल देखते देखते रात के तकरीबन 12 बज गए थे और तब जाकर मुझे कहीं नींद लगी और फिर मैं गहरी नींद में चला गया। फिर अचानक मुझे चेहरे पर कुछ बूंदें महसूस हुई, जिससे मेरी आँख खुल गई। छत से पानी जैसी कोई चीज़ मेरे चेहरे पर टपक रही थी और साथ ही ऊपर से टपकती उन बूंदों की वजह से मैं और मेरा पूरा बिस्तर गीला हो चुका था। मुझे इस बात से बड़ा आश्चर्य होने लगा कि मैं इतनी गहरी नींद में कैसे चला गया कि पूरा शरीर गीला होने तक मुझे होश ही नहीं आया। अब मैंने कमरे के अंदर इलेक्ट्रिक का काम तो करवाया था, लेकिन बड़े लाइट्स नहीं लगाए थे, इसलिए छोटे लाइट में छत से क्या टपक रहा था यह साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। अब जहाँ मैं सोया था ठीक उसके ऊपर पहले माले का एक बाथरूम था। मुझे लगा कि बाथरूम के अंदर का कोई नल लीक हो रहा होगा, जिस वजह से वहाँ का पानी किसी दरार से रिसता हुआ नीचे गिर रहा होगा। अब वहाँ से काफ़ी पानी रिस रहा था, इतना कि मेरा पूरा बिस्तर गीला हो चुका था। इसलिए मैं उस चीज़ को टाल नहीं सकता था। हालांकि इतनी रात को मैं वहाँ कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी क्या समस्या है ये देखने के लिए मैं ऊपर जाने के बारे में सोचने लगा, ताकि कल सुबह ही उस चीज़ को मैं ठीक करवा सकूं। मैंने अपना मोबाइल लिया और कमरे से बाहर आ गया। कमरे से बाहर आते ही एक अजीब सी आवाज़ से मैं चौंक गया। जब मैंने ध्यान से सुना तो आवाज़ आरे से कुछ काटने की लग रही थी। मैंने मोबाइल में देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। अब इतनी रात को आरे की आवाज़ सुन मैं थोड़ा चौंक गया। भला इतनी रात को कौन और क्या काट रहा होगा ये सोचने लगा। और उससे भी ज़्यादा अजीब बात यह थी कि वो आवाज़ मेरे ही घर से ऊपर से आ रही थी। अब ऐसी आवाज़ को सुन मैं थोड़ा डर गया। पहले मुझे लगा
कि कोई चोर हो सकता है, इसलिए मैंने पास ही पड़ा एक बड़ा सा डंडा उठा लिया। हालांकि ये घर सालों से बंद था और मैं भी अभी अभी यहाँ आया था। इस घर में कोई कीमती सामान भी नहीं था, तो चोर आने की संभावना भी कम लग रही थी। और ऊपर से आरी से काटने की आवाज़ को सुन ऐसा लग रहा था जैसे कोई शांति से बैठकर धीरे धीरे किसी चीज को काट रहा हो। अब अगर कोई चोर होता तो आरी से काटने की आवाज नहीं करता, इसलिए इस बात से मैं थोड़ा कंफ्यूज था। अब असल में क्या चल रहा है ये देखने के लिए मुझे ऊपर तो जाना ही था, इसलिए मैंने कोई लाइट चालू नहीं की और अंधेरे में ही ऊपर जाने लगा। सीढ़ियों से चलते हुए मुझे महसूस हुआ जैसे सीढ़ियों पर पानी जैसी कोई चीज फैली हुई हो और वो चीज ऊपर से बहती हुई सीढ़ियों से नीचे जा रही थी। मैं उन्हीं सीढ़ियों से संभलकर चलते हुए आगे बढ़ने लगा। मैंने मन ही मन सोचा कि कोई बड़ा चूहा हो सकता है जिसने बाथरूम का पाइप कतर डाला हो और उस वजह से पानी पूरे घर में फैल रहा हो। तभी मुझे ऊपर के गलियारे से हल्की रोशनी दिखने लगी। मैं धीरे धीरे चलता हुआ आखिरी सीढ़ी पर पहुंच गया, जहां से मुझे ऊपर का खुला हुआ बाथरूम दिखाई दे रहा था। बाथरूम के अंदर का लाइट चालू था और उस बाथरूम के अंदर कोई था जिसकी परछाई बाथरूम की दीवार पर पड़ रही थी। मेरे घर के अंदर किसी अनजान व्यक्ति की परछाई देख मैं काफ़ी डर गया, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं उस परछाई की ओर देखने लगा। उस परछाई के अंदर यह साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो व्यक्ति आरी से किसी चीज़ के टुकड़े कर रहा था। और जब मैंने उस चीज़ को देखा जिसके वो टुकड़े कर रहा था, तो मेरा पूरा शरीर ही सफ़ेद पड़ गया। उस हल्की रोशनी के अंदर मैंने इंसान का कटा हुआ हाथ देखा। फिर अचानक से मेरा ध्यान उस ओर गया जिसे मैंने न जाने कैसे नज़रअंदाज कर दिया था। बाथरूम का दरवाज़ा और दीवारें खून से सनी हुई थी। बाथरूम से बहता खून सीढ़ियों से नीचे जा रहा था जिसके ऊपर मैं खड़ा था। और जब उस हल्की रोशनी में मैंने अपने हाथ पैरों को देखा तो मैं पूरा खून से सना हुआ था। यह सब देख मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। इतना खून देख मुझे चक्कर आने लगे, जी मचलने लगा और मैं अपने आप को संभाल पाता कि तभी कोई औरत मेरे कान के एकदम नज़दीक जोर से चिल्लाई। मेरे दिल की धड़कन उस एक क्षण के लिए जैसे रुक सी गई। उस आवाज़ से चौंक कर मैं इतने तेज़ी से पीछे हटा कि सीढ़ियों से मेरा पूरा बैलेंस बिगड़ गया, जिससे मैं लुढ़कता हुआ पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी तक जा पहुंचा। मेरा सिर सीढ़ियों के कई सारे नुकीले कोनों से टकराया। हालांकि पूरा चेहरा खून से भरा हुआ होने की वजह से मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे फटे सिर से खून रिस रहा था या सीढ़ियों पर लगा खून मेरे चेहरे पर लगा है। मैं अपना फटा सिर पकड़कर ठीक से अपने आप को संभाल पाता कि मैंने देखा सीढ़ियों के ऊपर एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे, शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था और शरीर के हर 10 इंच की दूरी पर घाव के निशान बने हुए थे। उसे देख मेरा पूरा गला सूख गया। हाथ पैर तो मानो जैसे गल से गए थे। शरीर के अंदर एक कपकपी इस कदर छूटी कि एक हल्की आवाज़ से ही दिल की धड़कन रुक जाती। लेकिन फिर भी जान बचाने के लिए मैं पलटा और दरवाजे के पास दौड़ता हुआ गया। मैंने दरवाजे की कुंडी खोली कि तभी वो लड़की जोरों से चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुन मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जहाँ जहाँ उस लड़की के शरीर पर निशान बने हुए थे, अचानक से वहाँ से खून रिसने लगा और देखते ही देखते उसके शरीर के सारे अंगों के टुकड़े होकर नीचे सीढ़ियों से गिरते हुए मेरे पैरों तक आ गए। और उन्हीं टुकड़ों में से एक हाथ के टुकड़े ने मेरा पैर पकड़ लिया। इस बात से मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मेरे गले से एक जोर की चीख निकली और मैं बेहोश हो गया। फिर कुछ समय बाद चेहरे पर पानी की फुहार से मैं अचानक जाग गया। देखा तो मेरे सामने कुछ लोग खड़े थे। वो सारे लोग
मेरे घर के आसपास के रहने वाले लोग थे। उन्होंने मुझे उठाया और पानी पिलाया। मेरा पूरा शरीर सूखा हुआ था। सिर की चोट से बहते खून के अलावा शरीर पर और कोई भी खून नहीं लगा था। यहाँ तक कि सीढ़ियों पर भी कोई खून नहीं था। जब मैंने वहां खड़े लोगों को सारी बात बताई तब उनके चेहरे पर आश्चर्य का कोई भाव नहीं था, क्योंकि इस घर के बारे में वो सब पहले से ही जानते थे। उन्होंने बताया कि मैं अकेला वो इंसान नहीं हूं जिसने उस औरत को देखा है। मुझसे पहले भी जितने भी लोग इस घर में आए थे उन सब ने उसे देखा था, और इसलिए ये घर सालों से बंद पड़ा था। मुझसे पहले आए लोगों ने उस लड़के के बारे में जानने के लिए इस घर से जुड़े सारे पुराने रिकॉर्ड चेक करवाए थे कि आखिर वो लड़की कौन थी और उसे किसने मारा। लेकिन आज तक उसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता चला। उस घटना के बाद मैंने भी वो घर छोड़ दिया और एक बड़े बिल्डर को काफी सस्ते में बेच दिया। अब 2 साल बाद आपको कहानी बताने की वजह यह थी कि अभी अभी पिछले महीने ही उस बिल्डर ने एक नया शॉपिंग मॉल बनवाने के लिए जब उस घर को गिरा दिया तो बाथरूम की दीवार से उन्हें किसी लड़की के शरीर की हड्डियां मिली। यह मामला पुलिस तक गया, लेकिन अब तक उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब वो लड़की कौन थी, उसे किसने मारा था, और मारने वाला व्यक्ति कौन था, और अब वो कहाँ है? ऐसे कई सारे सवाल अब तक अनसुलझे हैं।